इस मंच कोई गरिमा बढ़ाने के लिए आए हुए विद्वज्जन श्रोता, प्रेमचंद पर कहना वास्तव में एक इतना व्यापक विषय है कि उसमें एक विषय पर कहे तो 10 विषय छूट जाएंगे। एक बात को उजागर करें तो बाकी 10 छिपी रह जाएगी। लेकिन जौहर जी ने जो पुस्तक लिखी है और उस पुस्तक को जब मैंने पढ़ा तो मुझे ऐसा लगा कि शायद प्रेमचंद पर इतनी समग्रता के साथ अब तक किसी ने लिखा नहीं होगा। किसी ने एक अंग पर लिखा हो, किसी ने दूसरे पर लिखा हो, लेकिन प्रेमचंद समग्र जिसको कहा जाए तो ऐसी ये पुस्तक है। और इसलिए इस पुस्तक पर केवल सुनी सुनाई बातों के आधार पर या एक बार पढ़ चुका हूँ उसके आधार पर मैं बोलूं तो शायद मैं न्याय नहीं कर पाऊंगा। इसलिए मैंने इसको कुछ लिखकर भी तैयार किया। अगर आप लोगों की अनुमति हो तो मैं जो लिखकर लाया हूँ वही मैं सुनाना चाहूंगा। अपनी कल्पना के माध्यम से अपने मन के अनुकूल आदर्श चित्र प्रस्तुत करना, साहित्य का अर्थात दर्पण का इस प्रकार से तिहरा उपयोग। इसीलिए साहित्यकारों को देखने और समझने का प्रयास करने वाले अधिकतर पाठक या समीक्षक उसके किसी एक अंग को देखकर उस साहित्यकार की उसी प्रकार की प्रतिमा बना देते हैं। मुंशी प्रेमचंद ने अपनी विराट साहित्य सृष्टि में तीनों प्रकार का साहित्य निर्मित किया है। यही कारण है कि साहित्य जगत में मुंशी प्रेमचंद का स्थान जाती रही भावना जैसी की तर्ज पर बहुआयामी बना हुआ है। किसी ने उन्हें राष्ट्रवादी कहा तो किसी ने वामपंथी, किसी ने सांप्रदायिक कहा तो किसी ने धार्मिक। इस प्रकार के बहुआयामी व्यक्तित्व के द्वारा निर्मित साहित्य का विद्वान लेखक ईश्वरदास जौहर जी ने जो कार्य किया है, आज उसकी इसी पुस्तक का लोकार्पण किया जा रहा है। शोधकर्ता ने अपने शोध कार्य को 4-8 प्रस्तावों में अध्यायों में प्रस्तुत किया है। पहले अध्याय में सांप्रदायिकता की व्याख्या करते हुए कई महापुरुषों का संदर्भ देकर यह बात स्पष्ट करने का प्रयास किया है कि हिंदू यह कोई संप्रदाय नहीं बल्कि सभी संप्रदायों की छत्र छाया है, अथवा यह भी कहा जा सकता है कि संप्रदायों की समष्टि का नाम ही हिंदुत्व है। साथ ही उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि इस्लाम और ईसाई इन दो संप्रदायों की कट्टरता के कारण हिंदुत्व की छत्र छाया में रहने वाले विभिन्न मत पंथों को मतांतरित कर अपनी जनसंख्या बढ़ाने की उनकी घातक स्पर्धा, उसी का यह परिणाम है कि दुनिया भर में सांप्रदायिक झगड़े होने लगे। यद्यपि झगड़े या युद्ध सदा सर्वदा होते रहे, परंतु उनका उद्देश्य अपने साम्राज्य का विस्तार करना यहीं तक सीमित होता था। किसी संप्रदाय के मत को दूसरे किसी संप्रदाय पर थोपना यह नहीं होता था। परंतु इन दो संप्रदायों ने अपनी संख्या बढ़ाने के लिए छल बल प्रलोभन आदि का सहारा लेने में कोई परहेज नहीं किया। सब मत पंथों को समाप्त कर केवल अपना ही अस्तित्व बना रहे, ऐसा सोचने वाले इन दोनों पंथों के बारे में मुंशी प्रेमचंद का साहित्य क्या कहता है, इसका विश्लेषण इस पुस्तक के दूसरे अध्याय में किया गया है। मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी गई जीवनियां, नाटक, कहानियां, उपन्यास, लेख एवं संपादकीय आदि की जानकारी देते हुए शोधकर्ता ने स्पष्ट किया है कि साहित्यकार की त्रिविध भूमिका निभाने के क्रम में मुंशी प्रेमचंद कहीं इन संप्रदायों की प्रशंसा करते हैं तो कहीं उनको लताड़ते भी हैं, परंतु अंततः स्वयं के हिंदू होने पर गर्व होने की बात कहते हुए हिंदुत्व की छत्र छाया में ही सब संप्रदायों की सुरक्षा निहित है, इसका ऐसा विचार दृढ़ता के साथ प्रस्तुत करते हैं। तीसरे अध्याय में करबला नाटक, उनका लिखा हुआ नाटक है करबला, इसके माध्यम से शोध कार्य का निचोड़ प्रस्तुत करते हुए लेखक कहते हैं कि मुंशी जी के अंतर्मन की गहराई से प्रकट हुए आर्यों की श्रेष्ठता के उद्गार उनके अंदर रचे बसे अपने हिंदू संस्कारों की गहराई का ही प्रमाण है। ईसाई और इस्लाम पंथी भी सबके साथ मिलकर सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाने में मददगार बने, यही वांछनीय है। यह प्रेमचंद जी की इच्छा रही होगी, लेकिन कितनी सफल हो पाई इसका विश्लेषण बाद में आता है।
इसी संकल्पना को साकार करने के लिए मुंशी प्रेमचंद ईरानियन परिवेश से लेकर भारतीय परिवेश तक फैली हुई समानता का सहारा लेकर एकता के सूत्र खोजने का प्रयास करते हैं। राजनीतिक आंदोलनों को माध्यम बनाकर इसी एकता को खोजने का प्रयास करने वाले महात्मा गांधी तथा साहित्य के माध्यम से खोजने वाले मुंशी प्रेमचंद, इन दोनों की आशावादिता भले ही समान हो, परंतु अंततः महात्मा गांधी ने तुष्टीकरण का मार्ग अपनाया और मुंशी प्रेमचंद ने सांप्रदायिक सौहार्द के लिए यह शर्त रखी कि ईसाई और मुसलमान भारत की सांस्कृतिक मूल धारा में घुल मिलकर अर्थात हिंदुत्व की छत्र छाया में अन्य पंथियों के समान ही अपने ग्रंथों के साथ गीता, गंगा, गो, गायत्री आदि का भी सम्मान करे, वंदे मातरम की भावना को स्वीकार करे। अध्याय 5 में शोधकर्ता ने मुंशी प्रेमचंद के उपन्यासों का सहारा लेकर मुसलमान और ईसाई पंथ के मुखियाओं से मुंशी प्रेमचंद ने क्या क्या अपेक्षाएं रखी थी, इसको चिन्हित किया। सन 1918 से लेकर 1938 तक 20 वर्षों में लिखे गए सेवा सदन से गोदान तक के उपन्यासों में दोनों पंथों के पात्रों से कभी सौहार्द की आशा प्रकट की है, तो कभी वह व्यवहार में दिखाई न देने के कारण निराशा भी प्रकट की है, और कभी हताश मन से यह भी कहा है कि इन दोनों पंथों की मानसिकता में कोई बदलाव नहीं आ रहा है, तो अंततः हिंदुत्व की छत्र छाया में पलने वाले अन्य पंथ अपने आप को इन पंथों के अनुकूल बनाए, उनकी भाषा और रीति रिवाज अपनाए। और ये उन्होंने स्वयं प्रयोग करके भी दिखाया। उन्होंने उर्दू को अपनाया और हिंदुत्व के बारे में गर्व रखने की बात को जो है वो कई स्थानों पर उन्होंने दबाया। उनके पात्र कभी सब पंथों को अपनी छत्र छाया में रखने की उदारता वाले हिंदुत्व को उन दो संप्रदायों पंथों के अनुकूल अपने आप को ढालने का उपदेश देते हैं, तो कभी पश्चिमी संस्कृति सभ्यता जिस धर्म संस्कृति विहीन भारतीय समाज की स्थापना करना चाहती है, ये शोध के नायक मुंशी प्रेमचंद के व्यक्तित्व को बेबाकी के साथ उजागर किया है। ये 6ठे अध्याय की बात है। इन लेखों में हिंदी का उर्दूकरण और हिंदुत्व का पंथीकरण करने की दिशा में उनकी कलम बढ़ती हुई दिखाई देती है। आर्य समाज के द्वारा अपनाए गए शुद्धिकरण अभियान का विरोध करना उनको जायज लगा, तो साथ ही साथ यह एक प्रतिक्रियात्मक कार्य है, यह कहते हुए उन्होंने लिखा है, मगर हक हमको यह कहने को मजबूर करता है कि हिंदुओं में इस तहरीक की बीन यानी नींव मुसलमानों ने डाली, वो ही इसके जिम्मेवार है। जिन सूबों में मुसलमानों की आबादी ज़्यादा है, वहाँ हिंदुओं को सुख चैन और इत्मीनान मैसर नहीं है। उनकी लड़कियाँ, उनकी बेवाएं हमेशा इस्लामी लूट खसोट का शिकार होती रहती है। मुसलमान अपनी सुकून के जर्री अर्थात सुनहरी पॉलिसी को तोड़ना मुनासिब नहीं समझते, इसको सुनहरी पॉलिसी समझते हैं। निभाना है, पिता बनता है तो पिता धर्म निभाना है, माँ बनती है तो माँ का धर्म निभाना है। तो धर्म इतना व्यापक है, धर्म केवल पूजा पाठ तक सीमित नहीं है। पूजा पाठ तो केवल अपने आध्यात्मिक आनंद के लिए, आध्यात्मिक चेतना के लिए एक माध्यम है, लेकिन वास्तव में अपना आचरण यही धर्म की सही रहता है। और अपना आचरण यानी मानवोचित आचरण। तो उस मानवोचित आचरण का विश्लेषण करते समय प्रेमचंद जी के सामने जो जो भी कठिनाई आई है वो इन पुस्तकों में या उनके लेखन में झलकती है। वो कहना चाहते हैं लेकिन कह नहीं पा रहे हैं, लिखना चाहते हैं लेकिन लिख नहीं पा रहे हैं। ऐसा उनके साथ कई बार हुआ और इसी के कारण प्रेमचंद को अच्छी तरह से पढ़ना और प्रेमचंद के मन का जो निचोड़ है उसके आधार पर उनको समझना ये जरूरी है। उनके साहित्य के आधार पर हम उनको समझ नहीं पाएंगे, उनके व्यक्तित्व के आधार पर समझना होगा। और उनका व्यक्तित्व कुछ पात्रों में झलकता है, कुछ पात्रों में उनकी मजबूरी झलकती है। तो कहाँ उनकी मजबूरी है और कहाँ उनका आनंद है, ये दोनों जब पाठक के नाते हम समझ पाएंगे तभी हम प्रेमचंद को समझ पाएंगे। तो इतना ही मुझे कहना है। धन्यवाद। वाले प्रकाशन गृह के आदरणीय प्रशांत जैन जी, जिसकी किताब का आज लोकार्पण हुआ, और राष्ट्रीयता हिंदुत्व ईश्वरदास जौहर जी, जिनकी किताब प्रेमचंद साहित्य, उसमें राष्ट्रीयता बनाम सांप्रदायिकता ऐसी एक किताब लिखी, इसका आज लोकार्पण हुआ। और इस किताब के पूरी किताब के हर प्रकरण में क्या है
किताब के अंदर क्या है, इसके बारे में जिन्होंने बहुत विगत प्रस्तुत, बहुत विश्लेषणात्मक बातें हमने हमारे सामने रखी, ऐसे हमारे समय के संविधान के ही नहीं, भारतीयता के बड़े उपासक चिंतक, बड़े शिक्षाविद भी बहुत समय नॉर्थ ईस्ट में रहे, विद्या भारती के साथ जुड़े रहे, हिंदुस्तान टाइम्स के साथ जुड़े रहे, ऐसे हमारे आदरणीय वरिष्ठ प्रचारक श्री भल्ला जी और सुचारू ढंग से संचालन कर रहे हैं संस्कृति विभाग से जुड़े हुए हमारे अमित राय जी, गौड़ जी आए हैं और अन्य भावक वृंद भी उपस्थित है। मुझे जब कहा गया कि साहित्य में है, उसके बारे में कोई किताब है, तो पढ़ना बोलना अवश्य अच्छा लगा। मेरा तो कई समय से कमल किशोर गोयनका जी के साथ पिछले 2-3 दशक से साहित्य परिषद के अधिवेशन में कोई न कोई साहित्य परिषद के क्रियाकलाप में, कार्यक्रम में हम बातें करते रहते हैं। उनकी किताबें भी बहुत हैं। मैंने 2-3 बार अपने व्याख्यान में प्रेमचंद के बारे में बात बताते हुए उस समय कहा था कि भारतीय साहित्य की पहचान क्या है, द आइडेंटिटी ऑफ इंडियन लिटरेचर क्या है, किसको आप कहेंगे भारतीय साहित्य, किसको कहेंगे अमेरिकन साहित्य, किसको कहेंगे अफ्रीकन साहित्य। तो भारत में रचा गया है, वो भारतीय साहित्य न हो तो क्या चाइनीज साहित्य होता है, रशियन साहित्य होता है। कोई विचारधारा को मानने वाले लोग अपनी विचारधारा के बिंदु उनमें है, ऐसा हेत्वारोपण करना एक विद्वत कार्य भी है, विद्वत कार्य है हेत्वारोपण करना, अपने हेतु का आरोपण कृति में करना। तो ये विचारधारा वाले लोगों ने, मार्क्सिस्ट कहते हैं, लेकिन समाजवादी विचारधारा वाले लोगों ने भी बांटा। कई लोगों ने प्रेमचंद को अपनी विचारधारा को प्रस्तुत करने वाले लेखक बताने के लिए अपने हेतु का आरोपण करके, टीका टिप्पण करके, पृष्ठ पेषण करके अपनी विचारधारा को उद्घाटित करता है, ऐसी बात बता। लेकिन दूसरी तरफ ये भी हुआ कि भारतीय साहित्य के जाने माने सर्जक, भारतीय समाज से जुड़े हुए सर्जक, भारतीय तंत्र, भारतीय तत्व, भारतीय समाज, उसके साथ जुड़े हुए व्यक्ति भारतीयता का, भारतीय वातावरण का पूरा निरूपण करते हैं। कहीं उसमें ऐसी कोई बात नहीं है जो भारत के रूप विघातक हो, भारत के लिए घातक, ऐसी कोई बात नहीं। आप एक किताब, उनकी नोवेल कथा है गोदान, किसका महिमा है? गाय का महिमा है। गाय बसाने के लिए, गाय रखने के लिए लालायित है, खरीदना है। गाय वाले को देखता है तो उनको कहता है आप कितने पुण्यशाली हो, कितने सद्भागी हो आप। गाय, प्रेमचंद को हम कैसे कहेंगे कि वो हिंदुत्व विरोधी आ Everyone look at smile. सर इधर देखिए, नमस्कार, मैं मीनाक्षी सांगनेरिया सरीनामा पत्रिका से आप सबके साथ यहाँ पर उपस्थित हूँ मिस्टर प्रोफेसर ईश्वर दास जोवर जी के साथ, जिन्होंने अपनी पुस्तक लिखी है प्रेमचंद साहित्य, राष्ट्रीयता बनाम सांप्रदायिकता। अच्छा ईश्वर दास जी, आपके मन में ये कैसे आया कि प्रेमचंद की राष्ट्रीयता बनाम सांप्रदायिकता में आप इसके बारे में खोजो और लिखो? पहले मेरा मेरा PhD है, उसके पश्चात मुझे लगा हुआ है बहुत सबसे पहला था धन पकड़ाई
उसके बाद वो प्रेमचंद है। उसमें भारत की राष्ट्रीयता, सटीकता, उसकी श्रेष्ठता, भारत माता की जय, वंदे मातरम, ये सब कुछ बोला। तो इस प्रकार से प्रेमचंद ने मैंने सभी विधाओं को सभी विधाओं का जो समाधान करेंगे प्रेमचंद ने मुसलमानों को अपील करनी, उनमें वो नाराज ना हो जाए। भारतीय जो स्वाधीनता आंदोलन है उसमें साथ देना केवल वीडियो में करने के लिए। तो प्रेमचंद ये आप कैसे सोच सकते हैं? मैंने जब आप पुस्तक पढ़ेंगे तो उसमें कारण क्या है कि उन्होंने एक तरफ भागवत साहब को मान बताया, दूसरी तरफ महाराणा प्रताप को बताया। अब दोनों योद्धा एक दूसरे के युद्ध लड़ने वाले हैं। और प्रेमचंद ने रविद्वान ने ये कहा है कि उन्होंने राजपूतों की रमणियों को अपने यहाँ रखने को अपने आज के सुपरदार बनाने उनके द्वारा तो इस प्रकार से प्रेमचंद वो स्थिति दुविधा में अंत आखिरी कौमी इतिहास को उसमें को लिखते हैं वो कहते हैं कि केवल मुसलमानों की कह सकता हूँ और कोई नहीं मिल सकी, केवल वो निराशा। मैं समझता हूँ कि इससे प्रेमचंद का कद और बढ़ गया, हाँ और बढ़ गया और लोग पता नहीं कर पाए। इस पुस्तक को बना डाला बहुत काम किया। प्रामाणिक है। धन्यवाद ईश्वर जी, मैं सदीनामा से आपको धन्यवाद देती हूँ इस पुस्तक को लाने के लिए। धन्यवाद दर्शकों, आप देखिए इन्होंने ये पुस्तक में जो लिखा है अगर आप पढ़ सकते हैं तो इसे जरूर खरीद कर किताब वालों के यहाँ ये पुस्तक उपलब्ध है, आप पढ़ सकते हैं। धन्यवाद। लठमार होली होने वाली है। आपने जो यहाँ कहा है तो बहुत सारे आपके पीछे लठमार होली खेलने वाले हैं जो जिस सवाल उठाए, और निश्चित रूप से ये सवाल अब उठाए जाने चाहिए। एक समय था कि जब प्रवासी साहित्य बचपन उसका चल रहा था, हम उसको कह रहे थे तुम आगे बढ़ो, पर जब वो चलने लग गया है तो अब हमें देखना होगा कि कैसा चल रहा है। ये सवाल करना हमारे लिए बहुत जरूरी है। पहले था कि ठीक है आप आए हैं, आप बहुत सारी विकट परिस्थितियों में काम कर रहे हैं, पर आप अब जो है लिखते लिखते समृद्ध हो गए। तो ये सवाल निश्चित रूप से और बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठ रहे हैं जिसमें ये कहा जा रहा है कि प्रवासी साहित्य, क्योंकि मैं इसलिए भी महत्वपूर्ण मानता हूँ, राकेश ने आरंभ में ही कहा ये सिर्फ हिंदी साहित्य पर बातचीत नहीं है, ये बातचीत इन दिनों पाठ्यक्रमों में लगने वाले हिंदी साहित्य पर भी बात है जो प्रवासी के नाम से पढ़ाया जा रहा है और जिसके बारे में सत्यकेतु जी ने कहा यहाँ आकर। और मेरा भी मानना यह है कि प्रवासी द्वारा लिखा गया साहित्य या प्रवासी मन से लिखा गया साहित्य, दोनों में बहुत अंतर है, दोनों जो है भिन्न है। और दूसरा, जब आप ये करते हैं प्रवासी साहित्य को लेकर लगते हैं, कैसे उसको विभाजन में बांटते हैं, क्या ये लगभग उसी तरह का विभाजन है जैसे आपको मालूम है पहले चलता था युद्ध की कहानियाँ, ग्रामीण जीवन की कहानियाँ, नारी मन की कहानियाँ, तो ये अलग अलग तरह के विभाजन थे। तो क्या मैं प्रवासी साहित्य को उसी तरह का विभाजन दूं? क्योंकि इसके साथ हम उनको भी जोड़ रहे हैं जो प्रवास में रह के लिख रहे हैं, तो ये थोड़ा अलग तरह से रह जाता है, क्योंकि इसको लिखने का एक विशिष्ट वर्ग है हमारे साथ, और हम ये मानते हैं कि वही विशिष्ट वर्ग लिख रहा है जो सबसे बड़ी गलती है। अभी बहुत सारे उदाहरण प्रेमचंद के और ये सारे दिए गए। सत्यकेतु ने भी अभी सवाल उठाया इस बात से कि क्या प्रवासी साहित्य केवल प्रवासी साहित्यकार ही लिख सकते हैं। मैं भी उनकी तरह से सहमत नहीं हूँ। और उन्होंने कुछ अभी दुबे भाई ने चीज उठाई कि कैसे लंदन में बहुत सारे लोग हैं। मैं इनसे कह रहा था जिन लोगों के नाम लिए हैं इस समय, जिन लोगों के आप नाम ले रहे थे कि ये लोग लिख रहे हैं, वो भी उनको नहीं जानते। दूसरी बात यह है कि जो अभी प्रवासी साहित्य की बात हो रही थी और सत्यकेतु ने उठाया सवाल, मैं भी वही उठा रहा हूँ। विमलेश कांति जी
अब आप देखिए प्रवासी साहित्य में कहीं भी दो मैं उदाहरण दे रहा हूँ, बहुत बेहतरीन उदाहरण है, और ऐसे लोगों के जो बहुत बड़े रचनाकार हैं पर प्रवासी साहित्यकार नहीं है। और मुझे नहीं लगता किसी प्रवासी साहित्यकार ने, आलोचक ने उनको पढ़ा होगा इस तरह से। नरेंद्र कोहली का सागर मंथन पढ़िए, सूर्यबाला का कौन देश को वासी डायरी ये पढ़िए, दोनों पढ़िए तो आपको पता लगेगा कौन देश के वासी में वेणु जो है उसमें वो वहां जाता है अमेरिका में, वहां रहकर वहीं का नागरिक हो जाता है, उसका बेटा जो है वो भारत आता है, वो एक अध्ययन अलग तरह का है। ऐसी सागर मंथन में नरेंद्र कोहली ने वहां रह रहे हिंदू, वहां की संस्कृति, वहां की अमेरिकन संस्कृति, उसका तुलनात्मक एक अध्ययन किया है और कई जगह प्रखर प्रहार किए हैं किस तरह से हम लोग हिंदू होने के वहां नाटक रचते हैं पर मन से हिंदू नहीं होते हैं, दिखावे के लिए। हम इन चीजों को क्यों नहीं पढ़ते? हम इस साहित्य को आप कभी नाम ही नहीं लेंगे कि भाई, और मैं तो सिर्फ एक उदाहरण दे रहा हूं किस तरह का साहित्य जो है वो लिखा जा रहा है। दूसरा, संक्षेप में ही बात कहूंगा मैं, यहाँ पर मेरे पास भी जैसे दीपक के पास अनुभव है, त्रिनिदाद का थोड़ा अनुभव है, मेरा एक और मानना भी है कि जब हम प्रवासियों की बात करते हैं, वो वहां कर रहे हैं, तो मुझे लगता है ये सब अपना 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 व्यक्तिगत जी रहे हैं, वहां के लिए कोई काम नहीं कर रहा है। अगर आप माने कि माहौल पैदा करने के लिए लंदन में, अमेरिका में काम हो रहा है, बहुत कम हो रहा है, वहां पर अपने लिए, अपने प्रमोशन के लिए यही कारण है मुझे लगता है कि वहां पर ना तो पाठक वर्ग वहां तैयार हो रहा है, वो पाठक वर्ग हिंदुस्तान का है, ना वहां पे नई पीढ़ी तैयार हो रही है, वही लोग हैं जिनको हम गिनते हैं। और ये इस कारण से जो है मुझे लगता है कि ये दो सीमाएं कि जो हमारे सामने आती हैं, और इसीलिए मुझे लगता है कि जब हम रामदेव धुरंधर का बात करते हैं, मैंने उनका पढ़ा, दीपक ने तो बहुत काम किया है। अब आप बताइए कि उनकी मॉरिशस में कितनी किताबें बिकती हैं और भारत में कितनी नहीं है। और इसलिए जो है प्रवासी जितने भी मेरे मित्र हैं, वो लोग अक्सर जैसे राकेश से भिड़ते रहते हैं, मुझसे भी भिड़ते रहते हैं, तो इसमें मुझे लगता है कि एक उदाहरण देना चाहूँगा कि किस तरह की दृष्टि से हम देखते हैं, क्योंकि जब प्रवासी आ जाते हैं हम जानते हैं लेकर उनके पीछे पड़ जाते हैं कि चाहे हो सकता हमारी तरफ एक दृष्टि डाले और अगली फ्लाइट से लंदन चला जाओ या अमेरिका से, एक और किस तरह से प्रकाशक उनको गोद में रखते हैं। मैं एक उदाहरण देता हूँ, मैं इनका उदाहरण नहीं दे रहा, नहीं तो सब मुझे मारेंगे। मेरे पत्नी के मवेरे भाई हैं, 1 वर्ष पहले उनको लगा कि ये भारत देश जो है अचानक बहुत गंदा हो गया, जबकि उनकी पत्नी जो है वो यूएस एम्बेसी में काम करती थी, वो खुद टाइम्स ऑफ इंडिया के बहुत अच्छे पत्रकार। तो उन्होंने कहा बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए हमें अमेरिका में जाना चाहिए। चले गए और वहां पर आके थोड़ा सेट भी हो गए, जो भी करना था। फिर उनका फोन आया एक दिन, अभी पीछे थी, उसने कहा यू नो अंकल, यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट मेरे बेटे ने पोएम लिखना शुरू कर दिया है, यहां से शुरू कर रहे। मैं सरप्राइज नहीं हुआ, क्योंकि मुझे मालूम है कि विदेश की भूमि जो है बहुत उपजाऊ है, वो इस तरह के काम करवा लेती है। तो वहां जाके अनेक लोगों की अनेक प्रकार की कॉन्स्टिपेशंस भी दूर होती हैं वहां जब जाते हैं। तो मैंने कहा ठीक है, बड़ा अच्छा है, छपवा लो उसको वहां पे। कहता अंकल यहाँ पे जो है ना छपवाना बड़ा टफ है। पता कि लोगों ने मेरा नंबर कहाँ से खोजा, मैं तो वो जानता ही नहीं हूँ ना, वो मेरे फेसबुक है। मेरे पास एक मैसेज आया है दक्षिण भारत से एक छात्र का कि सर मुझे इसका यदि कोई लिंक हो या कोई रिकॉर्डिंग हो, मैं प्रवासी शोध कर रहा हूँ, मुझे कृपया उपलब्ध करा दीजिए। मैं ये बताना चाहता हूँ, मेरे पास कल ग्रुप मेंबरशिप पे कम से कम 10 लोगों ने ये कहा है कि सर इसका जो है हमें लिंक उपलब्ध करा दीजिए। तो मुझे लगता है ये बहुत महत्वपूर्ण बात है जो आपने कही कि लोग अब इस चर्चा की मांग कर रहे हैं। मैं बात समय का दबाव है। और प्रवासी साहित्य कितना प्रवासी, जब विषय यहाँ रखा गया तो राकेश पांडे जी यह तो मानकर चलते हैं कि प्रवासी साहित्य है, उसका अस्तित्व है, और वो कितना वासी है और कितना ताजा है उस पर विचार करना होगा कि प्रवासी साहित्य में ताजगी कितनी है और क्या अधिकतर प्रवासी साहित्य बासी साहित्य है। तो वो बासी साहित्य नहीं है, क्योंकि रामचंद्र शुक्ल जब इतिहास लिख रहे थे
तो उन्होंने इतिहास लिखने के समय एक राजस्थानी और मैथिली सबको लेकर के एक हिंदी साहित्य के इतिहास के कालक्रम को बहुत ही पुराने समय तक ले जाने की कोशिश की। अब जो इतिहासकार हैं अभी उनको इसके भौगोलिक विस्तार के साथ इतिहास लिखना चाहिए और वह प्रवासी साहित्य सत्यकाम जी कर रहे हैं वो हिंदी साहित्य के इतिहास का अंश होना चाहिए। जो मुख्य धारा की बात लोग करते हैं तो उसमें आप अगर अलग थलग कर देते हैं कि ये दलित विमर्श है, ये नारी विमर्श है, निश्चय ही वो सोचते हैं कि कमजोरियों के कारण पश्चिमी देशों में जी रहे नकली प्रवासी साहित्यकार कुछ भारतीय प्रकाशकों विद्वानों के साथ मिलकर असली प्रवासी हिंदी साहित्यकारों और उनके द्वारा रचित ठेठ प्रवासी हिंदी साहित्य को नकार रहे हैं। है न दिल दुखाने वाली बात, अपनों द्वारा दिया गया दर्द अवसर यदि मिला तो अधिक और पर्दा उठाया जा सकेगा। ये उन्होंने संदेश भेजा है मॉरिशस से मुझे। तो मैं ये बताना चाह रहा हूं कि जो एक प्रवासियों की पीड़ा है, अब समय आ गया है कि इस प्रवासी साहित्य लिखा जा रहा है, बहुत लोग लिख रहे हैं। तो इस धीरे धीरे जो मैंने छन्नी की बात की थी, छन्नी कोई लोहे की नहीं, छन्नी हम उसको आंकेंगे, पड़ताल करेंगे। जैसे बच्चा परीक्षा देता है तो परीक्षा एक छन्नी ही होती है कि उसमें कौन गुणवत्ता है। तो मुझे लगता है कि हमारे मध्य में हमारे अनेक मित्र बैठे, सुनंदन जी को मैं सुनना चाहते थे, लेकिन कारण ये था कि समय का दबाव था और बार बार इशारा हो रहा था। तो सुनंदन जी को फिर कभी सुनेंगे। दीप्ति जी आई हैं, जितेंद्र जी जिनकी पत्रिका का यहाँ पर, और हमारे मित्र रणविजय राव जी बैठे हैं। मैं बहुत मतलब कल ही उन्होंने आश्वस्त कर दिया था कि मैं आऊँगा। जैन साहब रायपुर से बैठे हैं और संजीव जी को भी देख रहा था, आए थे। और विनोद जी हमारे मित्र हैं, सविता जी हैं, तो तमाम यहाँ पर मित्र हैं जो कि जिनको मैं प्रधान प्रदीप का नाम नहीं ले पाया, मैं उनको मैं प्रणाम करता हूँ। और क्षमा मैं तो यदि किसी नाम छूट गया हो तो जो है अरे तो आप भी बैठ, तो आप अभी तक जो है तो भोपाल से भी हमारे मित्र ये साहित्य, हाँ तो अरे तो आप अभी तक तो ऐसे ऐसे हमारे मित्र बताइए मौन रूप से पीछे बैठे। उस हाथ से मुझे दिखाई दे रही है, बहुत अच्छी तरह सब लोग करते हैं, थोड़ा सा उत्तर रामचंद्र उनका लिखा उत्तम उदाहरण माना जाता है। वो बहुत पास ले जाना पड़ता। तो मुझे ये थी कि मुझे संस्कृत के कुछ कवियों पर लिखना है। मैंने पहले भरतरणी के ऊपर उपन्यास लिखा था, उसी क्रम में दोबारा मैंने भवभूति लिखा, तो वही क्रम और इतना मतलब दिलचस्प उनके जीवन खोज है कि मैं स्वयं उसमें बहुत ही उल्लसित और रोमांचित हुआ इनके जीवन की खोज करते करते कहाँ गए, कहाँ रहे, कैसे उन्होंने कहा, इन सब सूत्रों को पकड़ते हुए जब मैं उनके जन्म स्थान पद्मपुर पहुंचा और वहां से चला और उनके आखिरी स्थल तक पहुंचा, तो बहुत ही दिलचस्प और रोमांचक यात्रा मेरी। एक प्रकार से इस तरह मैंने भवभूत के साथ साथ यात्रा की। भवभूत यहाँ से करे जहाँ तक पहुंची यात्रा बाकी भवभूति का कथन उन्होंने अपने नाटक मालती माधव में एक श्लोक लिखा है। उसी श्लोक का अर्थ मैं आपको बताऊंगा, उसके बाद अपनी बात समाप्त करूंगा, क्योंकि ये इससे भी जुड़ता है, उपन्यास से भी जुड़ता है, मेरे लिखने से भी जुड़ता है और जितने लेखक हैं उन सबके साथ में खास तौर से जो नाटक करने वाले हैं उनके मैं समझता हूँ कि भवभूति की जो अगर पढ़ेंगे तो निराश नहीं होंगे, मतलब उनको कोई कठिनाई भी आएगी और भवभूति की कथा पढ़ लेंगे तो निराश कभी नहीं होंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। तो उनका एक बहुत जो श्लोक है जो मुझे पंक्ति में बताई है वो पूरा श्लोक बस कहते हैं मैं अपनी बात समाप्त करूँगा। वो श्लोक है कि ना हम अध्ययन व्यवस्था जानन के कुमक तान प्रति नई शीलता
उत्पक्षते अस्ति मम तु कोऽपि समान धर्म कालो ह्यम निरवधि इसका अर्थ ये है कि जो लोग मेरी अवज्ञा करने वाले हैं, बहुत अवज्ञा मिली थी भवभूति, तो वो कहते हैं जो लोग मेरी अवज्ञा करने वाले हैं उनके लिए मेरा यह प्रयत्न नहीं है, ये नाटक मैं उनके लिए नहीं लिख रहा। जो लोग किसी लेखक की अवज्ञा करने वाले हैं उसके लिए न कविता है, न कहानी है, न उपन्यास है। भविष्य के अस्त मम तु कोऽपि समान धर्म, मेरे समान धर्म वाला, मुझे पहचानने वाला कोई होगा, कोई न कोई जन्म जरूर लेगा। तो कालो हम निरवधि, काल निरवधि है, यानी अनंत कब तक चलेगा काल। और विपुलाश पृथ्वी बहुत बड़ी है, पृथ्वी का विस्तार बहुत बड़ा है। तो लेखक को, रचनाकार को पहचानने वाला कहीं न कहीं कभी न कोई मिल जाता है, मिलेगा ही अगर रचना उसकी श्रेष्ठ है या विश्वास रख करके रचना। सुनकर देखो, सुनकर देखो, सुनकर देखो जी। ममता राहुल मोदी बोले, लिखे जितेंद्र जी।